नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के ट्वीट के बाद देश भर में मचे सियासी बवाल पर। इसमें ट्विटर पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। देखिए इस बड़ी खबर पर हमारी खास रिपोर्ट। राहुल ने किया फेक न्यूज ट्वीट। योगी ने दी कांग्रेस को सीख। सरकार और ट्विटर में ठनी। ट्विटर से फेक सियासत। चलिए शुरू से आपको सब बताते हैं। पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ये न्यूज ट्वीट की। ट्वीट में उन्होंने तंज कसा कि मैं ये मान नहीं सकता कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। जिस न्यूज के बारे में लिखा उसकी हेडलाइन है, जय श्री राम नहीं कहने पर बुजुर्ग की पिटाई, कनपटी पर बंदूक रख काटी दाढ़ी। इस ट्वीट पर सियासी बवाल तो मचना ही था, सो मच गया। यूपी के गाजियाबाद की खबर थी तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के ट्वीट पर जवाब दिया। जवाब क्या दिया? एक तरह राहुल की खिंचाई कर दी। योगी ने लिखा कि प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में नहीं किया। योगी ने यह भी लिखा कि आपको शर्म आनी चाहिए क्योंकि पुलिस इस मामले में सच पहले ही उजागर कर चुकी है। अब सवाल यह भी है कि राहुल गांधी के लिए योगी आदित्यनाथ ने ये शब्द इस्तेमाल क्यों किए। तो पेश है गाजियाबाद पुलिस की ये सफाई, जिसे ट्विटर ने नजरअंदाज कर दिया। अब जब पुलिस बोल रही है कि घटना का श्री राम के नारे से कोई संबंध नहीं है, यानी जिस न्यूज को राहुल ने ट्वीट किया है वो फेक है, जो पहले से ही ट्विटर पर ट्रेंड कर रही थी, फिर भी ट्विटर ने इस पर एक्शन नहीं लिया। जहां भी हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात का अवसर राहुल गांधी को मिलेगा या उनकी टीम को मिलेगा, उनके गुरु दिग्विजय सिंह को मिलेगा, वो छोड़ेंगे नहीं। चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे राम की बात हो, चाहे कुंभ के स्नान की बात हो, आप देखिए आस्था के हर केंद्र पर हमला करने की ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना कोशिश करते हैं। अब इस मामले में सरकार की कांग्रेस से तो ठनी गई है। अब ट्विटर और सरकार के बीच भी तनातनी बढ़ गई है। गाजियाबाद में पुलिस ने ट्विटर इंडिया और 2 कांग्रेस नेता समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर मामले को सांप्रदायिक रंग देने के आरोप में दर्ज की गई है। तो सवाल ये भी है कि आपको इस घटना से क्या सबक मिला। पहला, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की भरमार है। दूसरा, अगर आपने फेक को और ज्यादा फेंकने की कोशिश की तो अब एफआईआर दर्ज होने में देरी नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। अब बात प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात की। दिल्ली में हुई मुलाकात में क्या बात हुई, अटकलें तो तमाम तरह की लग रही हैं। वहीं दोनों नेताओं के बीच में बड़ी बड़ी बातें भी हुई। आप भी देखिए आखिर ये मुलाकात क्यों जरूरी थी। पीएम मोदी से मिले शिवराज, क्या सिंधिया पर भी हुई बात? पीएम से सीएम ने क्या की मांग? करीब 1.5 घंटे क्या हुई बात? तस्वीर बोलती है, जो न कहा वो भी कहती है। कोई कहेगा ये मुलाकात थी खास, कोई कहेगा इसमें क्या थी बात। ये तो सामान्य सी है मुलाकात। किसी पर भरोसा करने से अच्छा है कि सीधे सीएम शिवराज से ही जान लेते हैं कि आखिर उन्होंने पीएम मोदी से करीब 1.5 घंटे मीटिंग की तो क्या चर्चा हुई। मैंने ये भी आग्रह किया कि कोरोना के संकट के कारण आर्थिक स्थिति राज्यों की भी डगमगाई है। अधोसंरचना के विकास के कोई काम ना रुके, इसलिए जरूरी है कि वो 5.5% जीडीपी का फिर से राज्य ले पाए। केंद्र उस पर गंभीरता के साथ निश्चित तौर पर विचार केंद्र सरकार करेगी। प्रधानमंत्री जी गंभीरता से उस पर विचार करेंगे। ये तो रहा सारांश। चलिए आपको पहले विस्तार से बता देते हैं पीएम मोदी से मुलाकात में कौन कौन सी चर्चाएं हुई। शिवराज ने बताया कि कोरोना की वजह से राज्यों की आर्थिक स्थिति डगमगाई। मध्य प्रदेश में पिछले 2 महीने में राजस्व की हानि हुई, इसलिए पीएम से शिवराज ने ऋण लेने में छूट देने का आग्रह किया। जीडीपी के 5.5% तक लोन लेने की छूट का आग्रह किया। वहीं पीएम को कोविड नियंत्रण में किए बेहतर कामों की जानकारी भी दी। वर्तमान में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 1% से नीचे है। तीसरी लहर की तैयारियों पर भी पीएम को शिवराज ने जानकारी दी।
प्रदेश में 21 जून से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा, जिसके रोड मैप के बारे में पीएम को जानकारी दी। दिसंबर तक 70% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। इन सब के अलावा शिवराज ने किसानों के मुद्दे पर भी बात की। डीएपी की कीमत पर सब्सिडी देने पर केंद्र को धन्यवाद दिया। मूंग की सरकारी खरीद को लेकर भी बात हुई। हालांकि राज्य के विषयों को लेकर शिवराज कई केंद्रीय मंत्रियों से मिले। वो रेलवे और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा से भी मिले। वैसे पीएम से मुलाकात को लेकर कांग्रेस की सोच अलग है। उसे इस मुलाकात में अलग ही एंगल नजर आता है। पहली बात तो इन्हें तलब किया है नरेंद्र मोदी साहब ने, और कोरोना ने किस तरह शिवराज की सरकार को हराया है ये आम जनता ने भी देखा है। ये क्या कोरोना को हराएंगे, लोग लाखों लोग मरे हैं, उसके बाद ब्लैक फंगस से लोग मर रहे हैं, कहीं कोई तैयारी नहीं। कांग्रेस को इस मुलाकात में तलब करने जैसा कुछ दिखा। वैसे कई राजनीतिक विश्लेषक इस मुलाकात को आगामी कैबिनेट विस्तार से भी जोड़कर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश से कई दावेदार कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी सामने आ रहा है। हाल ही में सिंधिया शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने भोपाल भी आए थे। अब पीएम मोदी से शिवराज मिले हैं, तो क्या अब भी ये मान लें कि सिंधिया पर कोई बात ही नहीं हुई होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। लगता है एक दूसरे पर सवाल उठाना सियासत का तरीका बन गया है, शगल बन गया है, रवायत बन गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद विकास के प्रोजेक्ट लगभग ठहर से गए। कोरोना के थमते ही सरकार एक के बाद एक डेवलपमेंट से जुड़े कामों को गति दे रही है। इस पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है, आखिर क्यों? प्रदेश को विकास की सौगात, विपक्ष को नहीं आ रही रास। कांग्रेस की मंशा पर सवाल, सक्रियता दिखाने का कमाल। छत्तीसगढ़ सरकार इन दिनों ताबड़तोड़ वर्चुअल तरीके से घोषणाएं कर रही है और उद्घाटन कर जिलों को सौगातें दे रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से वर्चुअल तरीके से विकास कार्यों की सौगात प्रदेश को दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना में विकास कार्य बाधित हुए थे। लेकिन बीजेपी इन विकास कार्यों की सौगातों पर सवाल उठा रही है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा, कांग्रेस सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, ज्यादातर कामों के अब तक वर्क ऑर्डर नहीं हुए हैं। ये सरकार सिर्फ पेपर में छपने वाली सरकार है। अगर आपके 536 करोड़ के उद्घाटन देखेंगे तो उस उद्घाटन में 90% टेंडर नहीं हुए हैं, 90% के वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुए। मेरे पास वो लिस्ट है, सरकार के पास पैसा ही नहीं है। 3300 करोड़ के उद्घाटन शिलान्यास हो गए, 3300 करोड़ में 300 करोड़ का भी वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ है, टेंडर नहीं हुए हैं, पैसा जारी नहीं हुआ है और उद्घाटन शिलान्यास हो रहा है। तो ये सरकार जो है खाली पेपरों में छपने वाली सरकार है, काम करने वाली सरकार नहीं है। कांग्रेस ने बीजेपी के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी नेताओं के पास कहने को और करने को कुछ बचा नहीं है, इसलिए सक्रियता दिखाने कुछ न कुछ बोलते हैं। उसके पास अब कोई मुद्दा तो रहा नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास, न पिछले 15 साल की उपलब्धि बताने को उनके पास कुछ है, न केंद्र सरकार के 7 सालों की उपलब्धि बताने को उसके पास कुछ नहीं है। तो अब सक्रिय रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना है, तो कर रहे हैं। 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या क्या हुआ, और अभी जो एनडीए की सरकार है जो 7 साल हो चुकी है, वो किस प्रकार से लोगों को सब्जवाद दिखाया, क्या क्या वादे किए थे केंद्र सरकार ने, और अभी तक धरातल में क्या हुआ। विकास को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जंग नई नहीं है। डेवलपमेंट को लेकर दोनों के दावे और प्रतिदावे अलग अलग रहे हैं। सरकार अपना आधा कार्यकाल पूरा कर चुकी है, जिसमें काफी समय कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गया। ऐसे में अब आधा समय बचा है और कांग्रेस सरकार की कोशिश है कि वो विकास की रफ्तार को तेज रखे। लेकिन अब इन्हीं सौगातों पर सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। आने वाले दिनों में इसे लेकर सियासत गरमाने के पूरे आसार हैं। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरहद से निकलते हैं और थोड़ा हिंदुस्तान की सरहद से भी निकलते हैं, पाकिस्तान चलते हैं। पाकिस्तान की संसद में मंगलवार को ज़बरदस्त हंगामा हुआ।
यहाँ तक कि गाली गलौच और मारपीट भी हुई। हालात इतने खराब थे कि सांसदों को भागने में भी दिक्कत होने लगी। हंगामे और मारपीट में एक महिला सांसद के घायल होने की भी खबर आ रही है। दरअसल शुक्रवार को इमरान खान सरकार ने अपना तीसरा बजट पेश किया था। अपोजिशन ने इस बजट को सिरे से खारिज करते हुए गरीबों के लिए इसे बेहद खतरनाक बताया। मंगलवार को सदन में इस पर चर्चा होनी थी, लेकिन जब विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए तो सत्ता पक्ष के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। शरीफ ने अपना भाषण बंद कर दिया, लेकिन तब तक संसद किसी जंग के मैदान में तब्दील हो चुकी थी। सबसे ज्यादा चर्चा इमरान की पार्टी के सांसद अली अवान की हो रही है। उन्होंने खुलेआम गालियां दी और मारपीट की। इसके बाद पूरा दोष विपक्ष पर मढ़ दिया। हैरानी की बात यह है कि जब यह हंगामा चल रहा था तब प्रधानमंत्री समेत सत्ता पक्ष के तमाम नेता हंस रहे थे। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या कोवैक्सीन बनाने में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है? क्या इसके लिए 20 दिन से भी कम उम्र के बछड़े को कथित रूप से मारा भी जाता है? दरअसल ये दावा कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी ने बुधवार को किया। पांधी ने एक आरटीआई के जवाब में मिले दस्तावेज शेयर किए और ये दावा करते हुए कहा कि जवाब उन्हें जो मिला है आरटीआई के लिए, विकास पाटनी नाम के व्यक्ति की आरटीआई रही और सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इसका जवाब दिया है। That the government has failed to provide enough vaccines, it's a different story. Now there is this conversation going around on Covaxin based on an RTI response by the government of India that it consists cow calf serums, which is actually clotted blood obtained after slaughtering the young cow calves. ये एक बड़ी बात है, एक नई बहस छिड़ी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के इस दावे को केंद्र सरकार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। केंद्र का कहना है कि इस मामले में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर और गलत तरीके से रखा गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नवजात बछड़े के सीरम का इस्तेमाल सिर्फ बैरो सेल्स को तैयार करने और विकसित करने के लिए ही किया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि दशकों से इसे पोलियो, रेबिज और इन्फ्लुएंजा की दवाओं में इस्तेमाल किया जाता रहा है। कांग्रेस के इस नए दावे के खिलाफ अब बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। का भ्रम आज कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके प्रवक्ता ने फैलाया है, ये महापाप है। जो कि कांग्रेस पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं उनके सोशल मीडिया के, उन्होंने ये आक्षेप लगाया है कि जो कोवैक्सीन है उसमें गाय के बछड़े का सीरम होता है, उसमें गाय के बछड़े का खून होता है। पहली बात तो यहां भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करना चाहती है, और एक पॉलिटिशियन होने के नाते नहीं और केवल एक डॉक्टर होने के नाते भी नहीं, जो साइंटिफिक कम्युनिटी ने और जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी क्लैरिफिकेशन दिया है इस विषय को लेकर, वो क्लैरिफिकेशन पब्लिक डोमेन में मौजूद है। और स्पष्ट रूप से ये क्लैरिफिकेशन और साइंटिफिक डोमेन आज हिंदुस्तान का कहती है कि कोवैक्सीन में कोई बछड़े का सीरम या गाय का खून नहीं है। कोई भी कोवैक्सीन में बछड़े या गाय का सीरम नहीं है, कोई भी खून नहीं मिला हुआ है, नंबर 1। और नंबर 2, यह वैक्सीन पूर्णतः सेफ है। इसमें किसी प्रकार का कोई अपभ्रंश, जिस प्रकार का एक कम्युनल एंगल देते हुए इसे अपभ्रंशित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कोई अपभ्रंश नहीं। क्या कहा जाए, इन सारे विषयों को जब देखते हैं तो वाकई लगता है कि कुछ चीज़ें कितनी सेंसिटिव होती हैं और उठाने वाले इन मसलों को शायद सेंसिटिव मानकर ही उठाते हैं। लेकिन क्या ये नहीं सोचा जाना चाहिए कि इससे
एक बड़ा प्रोग्राम भी जुड़ा है और उस बड़े प्रोग्राम पर क्या असर और क्या उसकी दुष्प्रभाव या साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन सियासतदां को कौन समझाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सड़क, बिजली और पानी यानी BSP, ये 3 मूलभूत सुविधाएं हैं जो शायद बिना मांगे ही इस देश के हर नागरिक को देना सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। लेकिन सरकारें आज़ादी के बाद 73 सालों बाद भी ये सब पूरी तरह से नहीं दे पाई हैं। सुदूर इलाकों में जिंदगी तो दुश्वार है ही, मौत का सफर भी आसान नहीं है। जिंदगी किस कदर बेबसी में है, ये तस्वीरें न सिर्फ इस बात की गवाही दे रही हैं, बल्कि तस्वीरें ये भी बता रही हैं कि यहाँ आसान मरना भी नहीं है। यहाँ जिंदगी दुश्वारियों में काट लीजिए, लेकिन मौत के बाद सुकून की नींद मिलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तस्वीरें कटनी के देवरा खुर्द गांव की खेरवा बस्ती की हैं, जो गांव में बहती विकास की बयार के दावों की धज्जियां उड़ा रही हैं। नाव के सहारे शव लाने की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, तो पता चला कि बाणसागर के चलते पूरा गांव टापू बन चुका है। 3 तरफ से पानी से घिरे गांव के लोग सड़क और बिजली की मांग करते हुए थक चुके हैं। कोई बीमार हो जाए तो जिंदगी बचाने के लिए खाट का सहारा है। मंगलवार को एक युवक को सांप ने काट लिया, किसी तरह नाव के सहारे अस्पताल लेकर पहुंचे। जान नहीं बची तो नाव के सहारे ही शव वापस गांव आ गया। पानी है, न लाइट है, यहाँ कोई समस्या आ जाए कोई सुनाई नहीं है, न कहीं से जगह है जाने की न आने की, कोई सुनाई नहीं हुई। यहाँ 25 साल 30 साल से यहाँ गुजर कर रहे हैं कि आज महिला कोई गर्भवती यहाँ डिलीवरी में है, कोई साधन नहीं है हमारे यहाँ ले जाने का, कंधे भी उठा के नहीं ले जा सकते हम यहाँ से। यदि जो कोई डॉक्टर बुलाते हैं हम यहाँ, तो कोई डॉक्टर आने की रास्ता नहीं है, हमको पैदल रेंगने की रास्ता नहीं। आज ये हम शिकायत, हमारे वार्ड में 15 साल से सुरेश पंडा रह रहा है, उससे शिकायत करते करते विधायक के यहाँ भी, कलेक्टर के यहाँ भी, वो कहता है सब हम किए, कुछ नहीं किया आज तक। कोई 25-30 साल से हो गए। खेरवा को सड़क से जोड़ने का काम चालू है, लेकिन सरकारी फाइलें और सड़क का काम दोनों ही केंचुए की तरह रेंग रहे हैं। खेरवा के लोगों को इंतजार है एक अदद सड़क का जो उनकी जिंदगी और मौत के फासले को घटा सके, लेकिन ये कब होगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लीलाधर जाटव, बंसल न्यूज, कटनी। जब स्कूल में थे, छोटे थे तो पढ़ते थे प्रेमचंद की कहानियां, तो ऐसा लगता था कि ये अंतरात्मा क्या होती है जो शरीर के भीतर होती है, जो कचोटती है। किसी से झूठ बोला, किसी को धोखा दिया, जिस चीज की जिम्मेदारी दी गई थी वो नहीं कर पाए, तो एक अंतरात्मा होती है जो कचोटती है। तो माननीय जनप्रतिनिधियों, पार्षद महोदय, विधायक महोदय और फिर हमारे प्रशासनिक महोदय, कलेक्टर साहब, आप तीनों के लिए मैं नहीं कहता, हो सकता है आपकी अंतरात्मा खूब कचोटी हो, कचोटने के बाद भी कुछ ना कर पाई हो, तब भी प्रयास जारी रखिए, कचोटना मत छोड़िए सर। अगर अंतरात्मा में ये कचोटन ना हुई फिर मनुष्य होने का कोई मतलब नहीं है। फिर भावुक हो गया। चलिए आता हूं पटरी पर। कहते हैं जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। कुछ ऐसी ही कहानी बयां करती है ये खबर जिसे हम आपको बताने जा रहे हैं। मामला उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का है। यहाँ एक निर्दयी मां ने अपनी बच्ची को गंगा नदी में एक लकड़ी के बक्से में रखकर बहा दिया। इतना ही नहीं, उसमें देवी देवताओं की फोटो भी लगा दी। ग्रामीणों ने जब उस बॉक्स को खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। हालांकि लोगों ने जब बॉक्स से बच्ची को बाहर निकाला तो वो बिल्कुल सुरक्षित थी। इस बक्से के अंदर एक जन्म कुंडली भी रखी थी जिसमें बच्ची का नाम गंगा लिखा था। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवजात बच्ची को चिल्ड्रन होम में रखकर पालन पोषण करने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने गाजीपुर के
कलेक्टर को आदेश दिया है कि नवजात बच्ची का सरकारी खर्चे पर पालन पोषण हो, साथ ही जिस नाविक ने उसकी जान बचाई है उसे भी सरकारी आवास समेत तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाए। एक तरफ एक निर्मम मां और दूसरी तरफ एक सहृदय मानवता से भरा नाविक जिसने गंगा को गंगा मैया की गोद से सकुशल निकाला। क्या मजबूरी थी इस माँ की कि देवी देवताओं के फोटो और बिटिया की कुंडली भी रखी। कोई छोड़ेगा बच्चा तो भीड़ भाड़ में नहीं छोड़ेगा, साइड में छोड़ेगा कहीं भी, तो बच्चा को साइड में छोड़ दिया है ना, जो भी छोड़ा साइड में छोड़ दिया। और कुछ लोग गए वहाँ लैट्रिन चाहे बाथरूम करने, तो वहाँ बच्चे को आवाज़ मिली, तो उसको बच्चे को कोई छू नहीं रहा था। वहाँ हम गए है ना, दौड़ करके घाट पे से दौड़ कर गए। उसके बाद वहाँ बच्चा पेटी जब खोलें तो उसमें देखें कि बच्चा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल जबलपुर का भेड़ा घाट अपनी संगमरमरी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है और ये संगमरमर की मूर्ति कला के लिए भी पहचाना जाता है। लेकिन इस कला के जरिए भेड़ा घाट की पहचान दुनिया में स्थापित करने वाले कारीगर अब बेरोजगार हैं। उनकी बनाई मूर्तियां खरीदने वाला अब कोई नहीं है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जबलपुर का भेड़ा घाट, संगमरमर की शफाफ चट्टानें, चट्टानों के बीच बहती ये अविरल धारा यहां आने वालों का दिल जीत लेती है। लेकिन भेड़ा घाट के ये दिलकश मंजर ही यहाँ की खासियत नहीं है। यहाँ ऐसा बहुत कुछ है जो लोगों को बरबस ही अपनी ओर खींच लेता है। ऐसी ही है भेड़ा घाट के शिल्पकारों के हाथ की ये जादूगरी। दूध या पत्थर से बनी इन मूर्तियों में ये कारीगर बरसों से जान फूंकने का काम कर रहे हैं। इनके इस हुनर की डिमांड देश और विदेश में भी है। लेकिन कोरोना और उस पर लगे लॉकडाउन ने मानो इनके हुनर पर ग्रहण लगा दिया। नई मूर्तियां बन नहीं रहीं और जो बन गईं उनका कोई खरीदार नहीं है। पूरा लॉकडाउन लगा है तो कोई आता ही नहीं है यहाँ, टोटल बंद है यहाँ। तो पर्यटक स्थल के कारण और भी ज़्यादा यहाँ सख्ती है। एक मूर्ति बनाने में टाइम का ऐसा है कि उसकी कारीगरी के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी बड़ी मूर्ति है, साइज और उसकी कलाकारी के ऊपर। चारों तरफ महाराष्ट्र से लेकर हर जगह, क्योंकि जयपुर के बाद यही स्थान जो अपने यहाँ पास पड़ता है, तो उसके कारण चारों तरफ जितने भी एरिया हैं, लोकल एरिया से लेके सिटी जो भी है, हर जगह जाता है। लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीने से धार्मिक कार्यक्रम शून्य हो गए। जिन कार्यक्रमों के मुहूर्त थे वो भी आगे टाल दिए गए। ऑर्डर पर तैयार मूर्तियों को लेने वाला भी कोई नहीं है। हाथ की बोलती जादूगरी खामोश है। इसे आप मजबूरी भरा मुश्किल दौर भी कह सकते हैं। हमें मानने कि हमारे जो पूरे भारत के अन्य राज्यों से जो पर्यटक आते थे उनसे 10 से 20 लाख पर्यटक यहाँ पर आता था। जहाँ 20 लाख पर्यटक आता था वहाँ 200 भी नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पर लगभग 300 मूर्तिकार हैं, दुकानदार हैं, 500 परिवार हैं मूर्तियों के जिनकी दाल रोटी चलती है, 100 नाविकों के परिवार हैं कि ये अपना विद्युत का किराया भी नहीं दे पा रहे हैं, जिनके कमर्शियल जो कनेक्शन है। जब व्यवसाय बंद है, शिल्पकला दुकानें बंद हैं, होटल व्यापार बंद हैं, बहुत विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। भेड़ा घाट में शिल्पकारों के ऐसे करीब 150 परिवार हैं जो पीढ़ियों से इन सफेद पत्थरों को जिंदगी बख्श रहे हैं। ये हुनर ही इन्हें आज तक रोटी देता आया है। लेकिन इसे किस्मत की सितमगीरी कहिए कि हाथ के हुनर का जलवा आज भी बरकरार है, लेकिन कद्रदान कहीं दूर खो गए। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर।
एक बड़ा सिंबॉलिक वहाँ पर माइलस्टोन था, जबलपुर 13 किलोमीटर और उसके नीचे लिखा था मार्बल रॉक्स 0, 0। इनकी कहानी जैसे इनके दर्द की बयानी कर रहा था वो। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।